गुड मॉर्निंग क्लास 12th। दिवाली वेकेशंस के बाद ये हमारी पहली क्लास है। आपको पता है कि 4th यूनिट तक हम लोग लेसन कंप्लीट कर चुके थे। केवल 5th यूनिट में हमारे दो लेसन हैं, एक है बायोडाइवर्सिटी और एक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो फर्स्ट लेसन ऑफ द यूनिट 5th इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसका मैंने आपको पीपीटी भेजा था, तो पीपीटी आप देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। जस्ट आज हम लोग लेसन को एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लासेस में भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो 5th यूनिट का ये पहला लेसन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो यहाँ पर दो आपको टेक्निकल टर्म्स हैं, फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्म, सेकेंड वन इज पॉपुलेशन। सो बिफोर द लेसन स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Level of organization, that is how this biosphere is formed or how this living organism organization is established. So first of all, the cell is made up of macromolecules. 11th क्लास में आपने स्टडी किया था बायोमोलिक्यूल्स लेसन में, cellular pool. So cellular pool, that is each and every cell is made up of more or less some chemical compounds like carbohydrate, protein, fats, vitamins, enzymes, etc. So all the macromolecules is the basic unit of the cellular pool of each cell. So macromolecules forms the cell. यदि सेल का कंपोजिशन हम लोग देखेंगे तो सेल के अंदर हमको पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। So basic unit of the life is the cell, which is synthesized with the help of macromolecules like polysaccharide. Then cell divided and form the group of cells. So what is a group of cells? Which is called as tissue. So tissue is the group of cells which are similar in structure and function. Then all the tissues assemble in the form of organ. So आपने देखा होगा एपिथेलियम टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये सारे टिश्यूज मिलकर के क्या बना लेते हैं? ऑर्गन्स। सो ऑर्गन्स लाइक स्टमक है, स्प्लीन है, लंग्स हैं, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, ये सारे टिश्यूज किससे मिलके बनते हैं? ये सारे ऑर्गन्स किससे मिलके बनते हैं? टिश्यू से। देन ऑल द ऑर्गन असेंबल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम. So organ system like digestive system, respiratory system, excretory system, nervous system, etc. Okay. So cell divided and form a group of cells which is called as tissue. Tissue assemble in the form of organ, organ assemble in the form of organ system. Okay. All the organ system assemble in the form of organism. So organism that is individual, है ना, organism that is individual. सो एक इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना? बेसिक यूनिट सेल, सेल मिलके बना है मैक्रोमोलिक्यूल्स से, देन टिश्यू, देन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। यदि एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, सपोज सारे फ्रॉग ही फ्रॉग हैं, या रैबिट है, या एलिफेंट्स हैं, सभी एक ही स्पीशीज के यदि इंडिविजुअल्स मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? वो पॉपुलेशन। ठीक है। सो हाउ कैन यू डिफाइन पॉपुलेशन? Population is the group of individuals which belong to same species. एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होगा वो क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन। सपोज यदि पॉपुलेशन में कोई दूसरा स्पीशीज भी आकर के रहने लगा तो वो पॉपुलेशन अब क्या बना लेगा? कम्युनिटी। ठीक है। तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? कम्युनिटी। तो किसी भी बायोस्फीयर में कभी एक सिंगल पॉपुलेशन नहीं रहता है, हमेशा बहुत सारे पॉपुलेशन साथ में रहते हैं। जैसे आप अपने सराउंडिंग में देखिए, वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स, है ना। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे स्पीशीज के प्लांट्स और एनिमल्स भी अवेलेबल है, मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन है। फ्रॉग का पॉपुलेशन है, कॉटन का पॉपुलेशन है, मैंगो का पॉपुलेशन है, स्नेक का पॉपुलेशन है। सो पॉपुलेशन क्या है? एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स का ग्रुप है वो पॉपुलेशन है। लेकिन जब उसमें और भी स्पीशीज के लोग आ जाते हैं या डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स भी आकर के मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वो कम्युनिटी। सो कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच कंसिस्ट इन अ सिंगल फॉर्म. सो दिस इज कम्युनिटी. तो हम लोग कहाँ रहते हैं? कम्युनिटी में, क्योंकि कहीं भी किसी भी इकोसिस्टम में एक अकेला स्पीशीज या एक सिंगल पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. ठीक है. अब ये जो कम्युनिटी है, यदि वो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट के साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? इकोसिस्टम.
इकोसिस्टम जानते हैं आप क्या होता है? इकोसिस्टम दैट इज एसोसिएशन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। सो बायोटिक फैक्टर्स में क्या है हमारे? प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एटसेट्रा। एबायोटिक फैक्टर्स में क्या है हमारा? सनलाइट है, टेम्परेचर है, वाटर एंड एयर है। तो यदि हमारा कम्युनिटी अपने एबायोटिक कंपोनेंट के साथ मिलकर के रहने लगता है तो क्या बन जाता है? वो इकोसिस्टम। So ecosystem is the association or interaction between the living and non-living components. तो छोटे छोटे इकोसिस्टम है, पॉन्ड का एक इकोसिस्टम है, ओशियन का एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम जब असेंबल हो जाते हैं तो जो बड़े बड़े इकोसिस्टम बन जाते हैं उसको हम कहते हैं बायोम। ठीक है, लार्ज इकोसिस्टम क्या बन गए हमारे? बायोम। और जब बायोम्स पूरे मिल जाते हैं, जैसे आपका टुंड्रा फॉरेस्ट बायोम है या रेन फॉरेस्ट बायोम है या ट्रॉपिकल बायोम्स है या टेम्परेट बायोम्स है, ये सारे बायोम जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वो बायोस्फीयर। ठीक है, सो बायोस्फीयर क्या हुआ? बायो दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्फीयर दैट इज प्लेसेस। So biosphere is the place where the living organism exists. So it may be atmosphere, it may be lithosphere, it may be hydrosphere. So hydrosphere word जुड़ा हुआ है पानी से, that is aquatic plants and animals. Lithosphere word जुड़ा हुआ है land से, that is terrestrial plants and terrestrial animals. Atmosphere that is air. So हमारे जो birds हैं वो aerial habitat के हैं. So this is called as level of organization. So level of organization start हुआ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम एंड बायोस्फीयर, है ना। सो इस लेसन में केवल हमको किसके ऊपर स्ट्रेस देना है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के ऊपर। सो यहाँ पर हम लोग सिंगल इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे हम पॉपुलेशन की। सो पॉपुलेशन दैट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच बिलोंग टू से स्पीशीज। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या देखा कि वो अफेक्ट होता है एबायोटिक कंपोनेंट से। सो एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल। सो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। ठीक है, हमारा एबायोटिक कंपोनेंट से नॉन लिविंग कंपोनेंट में पहला बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो टेम्परेचर। आप जानते हैं चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हम सभी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, इट में बी न्यूट्रिशन, इट में बी रेस्पिरेशन, इट में बी एक्सक्रीशन, इट में बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिक्वायर्ड एंजाइम्स। और एंजाइम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? दीज आर द बायो कैटलिस्ट। सो जिस तरह से केमिस्ट्री में कैटलिस्ट वर्क करता है उसी तरह से हमारे लाइफ के प्रोसेसेस में ये जो कैटलिस्ट है वो क्या है? हमारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, जो किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके रेट को डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ज़्यादा एफिशिएंट होती है। यदि हमने बहुत कम टेम्परेचर कर दिया या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया तो एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्लाइन होने लगती है। सो उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो मोस्टली 10 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम रखा तो एंजाइम इनएक्टिव रह जाएगा। यदि हमने मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस रखा तो एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाएगा। ठीक है, सो टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब आप देखते होंगे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर भी अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आर्की बैक्टीरिया आपने देखा, चाहे वो मिथेनोजल्स हो या हेलोफाइल्स हो या एसिडोफाइल्स हो, वो आर्की बैक्टीरिया या एनिशियंट बैक्टीरिया या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर भी अपने आप को एग्जिस्ट करवा पाते हैं, सर्वाइव करते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर पाते हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर को यदि हम लोग बेस बनाएं तो दो तरह का कैटेगरी हो गया एनिमल्स का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक हो गया स्टीनोथर्मल, एक हो गया यूरेथर्मल। ठीक है, सो एक कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं यूरेथर्मल। सो यूरेथर्मल दैट इज ऑर्गेनिज्म which exist or survive in a wide range of temperature.
सो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में कौन आ जाएगा, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी अपने आप को एग्जिस्ट करवा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरेथर्मल। सेकंड होते हैं स्टीनोथर्मल। सो स्टीनोथर्मल दैट इज ऑर्गेनिज्म which exist or survive in a narrow range of temperature. So हम लोग केवल narrow range of temperature पर ही exist कर सकते हैं। तो most of the living organism under the category of stenothermal because they exist and survive in a narrow range of temperature. So this is the first factor. Second factor है हमारे पास light, है ना। So 11th क्लास में फोटोसिंथेसिस में आपने देखा लाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सनलाइट के बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, सबसे ज्यादा जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट है वो किस में होता है, रेड लाइट में होता है ना। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर हमारे सनलाइट का वेवलेंथ है, जिसके ऊपर सबसे अच्छा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है ना। सीड जब जर्मिनेट करते हैं हम लोग, तो सीड के जर्मिनेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इज सॉइल, सेकंड 1 इज सनलाइट, है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सो इस तरह से ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फॉर द लाइट। सो प्लांट्स में हमने देखा कि किस तरह से लाइट का रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, उसी तरह से एनिमल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डे टाइम में एक्टिव होते हैं, जैसे हम लोग हैं, है ना, पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, जैसे जैसे नाइट होती है तो हम लोग इनएक्टिव होने लगते हैं और स्लीपी फील करते हैं। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डे टाइम में सोते रहते हैं और नाइट में एक्टिव रहते हैं। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल्स, एक हो गया डाययूरेनल एनिमल्स और एक हो गया नॉक्टर्नल एनिमल्स, ठीक है। सो जो नाइट में एक्टिव रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, नॉक्टर्नल। तो कैसे आपको याद रहेगा, N stands for night and diurnal, D stands for day. So first category of animals क्या हो गया, nocturnal animals. So nocturnal animals that is night active animals. आपको एग्जांपल्स पता होगा, हमारा आउल है, बैट है, कॉकरोच है, ये सारे नाइट एक्टिव एनिमल्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉक्टर्नल एनिमल्स। सेकेंड कैटेगरी क्या है, डायurnal एनिमल्स। So D से क्या याद रखेंगे, D stands for day. So diurnal that is day active animals. So most of the animals are day active animals including human beings. Okay. Third important factor है हमारे पास soil. Okay. तो जब सीड को जर्मिनेट करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या चाहिए हमको, सॉइल चाहिए। यदि सॉइल नहीं होगा तो हमारा सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। आप थोड़ा सॉइल के बारे में आपने पढ़ा होगा, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग प्रोसेस से, है ना। तो ये जो वेदरिंग प्रोसेस है वो क्या है, द कन्वर्शन ऑफ रॉक इनटू सॉइल। हमारा जो रॉक के पार्टिकल्स हैं, ये बड़े बड़े जो रॉक हैं, वही किसमें कन्वर्ट होते हैं, सॉइल में। सो कन्वर्शन ऑफ रॉक इनटू सॉइल प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग। यहाँ 3 फैक्टर काम करते हैं, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, हीट एंड कूल डाउन। केमिकल फैक्टर क्या है, एसिड। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, लाइकेन्स, है ना, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप देखते हैं डे टाइम में बहुत ज्यादा सनलाइट की इंटेंसिटी होती है तो रॉक्स क्या होता है, एक्सपैंड होता है हीट की वजह से। लेकिन नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से वो कूल डाउन होता है, लेकिन उतना फास्ट कूल नहीं होता है जितना कि वो फास्ट हीटअप होता है। तो अनइवनली हीटिंग एंड कूलिंग से क्या होता है, उसमें छोटे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं, उस क्रैक्स में रेनफॉल का वाटर इकट्ठा होने लगता है, तो वो धीरे धीरे जो क्रैक्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे पहले वहां पर लाइकेन्स, है ना, लाइकेन दैट इज एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, तो वो वहां पर डेवलप होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर। तो इस तरह से रॉक्स धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बना लेता है, सॉइल। तो रॉक से सॉइल का बनना प्रोसेस क्या हो गया, वेदरिंग। So soil is the mixture of different type of nutrients. It may be macronutrients and micronutrients. So ये nutrients सारे उसके लिए important होते हैं हमारे crops के cultivation के लिए। साथ ही साथ वहाँ पर हमको water भी बहुत अच्छा मिलता है। तो 2 तरह का soil mainly आप देखते हैं, एक होता है clay soil, एक होता है sandy soil। उसके बीच में बहुत सारा soil पढ़ते हैं आप, loam soil है, silt soil है। तो soil का जो classification हम करते हैं वो किसके बेस पर, उसके size of particles के बेस पर। क्ले सॉइल आप देखते हैं बहुत फाइन पार्टिकल्स वाला होता है,
तो उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो ज्यादा होता है। सो क्ले का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा क्यों है? बिकॉज दे स्मॉलर इन साइज, है ना, बहुत स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं क्ले सॉइल का, तो ये क्या बन जाता है, उसका वाटर को ज्यादा होल्ड करता है लेकिन उसमें एयर स्पेसेस काफी कम होता है। सेकंड साइड आप क्या देखते हैं, सैंडी सॉइल। तो जो सैंडी सॉइल होता है उसमें एरिएशन बहुत होता है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो आप कौन से सॉइल को सेलेक्ट करोगे अपने क्रॉप कल्टीवेशन के लिए? क्ले सॉइल को, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। सो यहाँ पर हमने 3 एबायोटिक फैक्टर्स स्टडी किए, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इतना अभी आप एनसीईआरटी बुक से वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ करके नोट्स प्रिपेयर करिए।